प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? Rate of change of momentum of a body is directly proportional to external force applied on the body, and this change takes place always in the direction of applied force. तो दो चीज़ें हैं इस लॉ में। एक तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के मैग्नीट्यूड की बात है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? अप्लाइड फोर्स के। और दूसरा दिस चेंज यानी चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो दो चीज़ों की बात है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सो इट इज़ ए वेक्टर लॉ। आइए इक्वेशन डिराइव करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ की। Let m is the mass of the body. F is external force applied on the body. दरअसल हम क्यों कहते हैं एक्सटर्नल? क्योंकि बॉडी के अंदर भी कुछ फोर्सेस एक्ट करते हैं। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर फोर्स एक्सर्ट करता है, वो होते हैं इंटरनल फोर्सेस। सो F इज एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। अब फोर्स लगाया है तो कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी ये बॉडी। v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है? हम p वेक्टर से लिखते हैं लीनियर मोमेंटम को, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। According to Newton's second law of motion, rate of change of linear momentum is directly proportional to applied external force. That is, rate of change of momentum को हम लिखेंगे dp वेक्टर ओवर dt, d by dt of p वेक्टर। ये कहाँ सीखा हमने? डिफरेंशिएशन में। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, वेयर dp वेक्टर इज स्मॉल चेंज इन मोमेंटम इन स्मॉल टाइम dt। यहाँ से क्या मतलब हुआ इसका? ये डायरेक्ट रिलेशन, इसमें और इसमें डायरेक्ट रिलेशन है। जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि F वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp वेक्टर ओवर dt। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d by dt ऑफ, अब p वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हैं? m इंटू v वेक्टर। डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा कि कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाता है डेरिवेटिव से। मास कांस्टेंट है, मास सेम रहता है, तो m जो है वो बाहर आ जाएगा और d by dt ऑफ v वेक्टर। अब ये dv क्या है? स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इन स्मॉल टाइम dt, और dv बाय dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? एक्सेलरेशन। तो यहां से आप लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a वेक्टर। a वेक्टर इज एक्सेलरेशन। यहां से प्रोपोर्शनेटली साइन को हटा करके हम कांस्टेंट लगाते हैं। k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। k किस चीज पर डिपेंड करता है? k डिपेंड करता है कि फोर्स की मेजरमेंट के लिए कौन से यूनिट चूज किए गए हैं। k डिपेंड्स अपॉन
units adopted for measuring force। अब SI में और CGS में दोनों में ऐसे यूनिट्स अडॉप्ट किए गए हैं कि K की वैल्यू 1 आ जाती है। इन SI and CGS units of force are so chosen that K is equal to 1। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, F is equal to m into a वेक्टर। अब ये इक्वेशन है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इन स्केलर फॉर्म F is equal to m into a। तो चलिए अब हम बात करते हैं फोर्स के यूनिट्स की। दो तरह के यूनिट्स हैं फोर्स के। नंबर 1 एब्सोल्यूट यूनिट्स। एब्सोल्यूट मीन्स इंडिपेंडेंट, अनकंडीशनल। SI में absolute unit of force is न्यूटन। इसको हम कैपिटल N से लिखते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब कोई यूनिट लिखा जाता है किसी साइंटिस्ट के नेम से तो फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखा जाता है। अब देखें कि 1 न्यूटन कितना है, कितने फोर्स को 1 न्यूटन कहते हैं। F is equal to m into a। अब F 1 न्यूटन कब होगा, जब m 1 किलोग्राम हो जाए और a कितना हो जाए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, 1 Newton is that much force which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kilogram। चलिए अब CGS यूनिट में, CGS सिस्टम में बात करते हैं कि यूनिट ऑफ फोर्स। इन CGS the unit of absolute unit of force is dyne। इसको DYN भी लिख लेते हैं। अब देखें कि 1 डाइन कितना होता है, F is equal to m into a। F1 डाइन तब होगा जब m जो है वो 1 ग्राम हो। मास का यूनिट CGS में ग्राम, और एक्सेलरेशन कितना हो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। CGS में एक्सेलरेशन का यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं 1 डाइन। तो कैसे लिखेंगे, 1 डाइन इज दैट मच फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर in a body of mass 1 ग्राम। तो चलिए रिलेशन निकालते हैं डाइन में और न्यूटन में। 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 1 न्यूटन यहाँ पर किलोग्राम के ग्राम बना लें, 1000 ग्राम। मीटर्स के सेंटीमीटर्स कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ऐसे ही लिख लें। तो ये कितना आ गया, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर। यहाँ पर मीटर 100, मीटर में 100 सेंटीमीटर, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितने के बराबर, 1
डाइन के बराबर। तो ये कितना हो गया 10⁵ 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स। चलिए अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट्स की। ये डिपेंड करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सीजीएस में 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल यूनिट्स कौन कौन से हैं? किलोग्राम वेट और ग्राम वेट। ग्राम वेट को ग्राम फोर्स भी कहते हैं और किलोग्राम वेट को किलोग्राम फोर्स भी कहते हैं। तो आइए देखें कि किलोग्राम वेट कितना होता है। F इज इक्वल टू m इंटू ए। 1 किलोग्राम वेट इक्वल टू मास। मीट्रिक सिस्टम में मास का यूनिट है किलोग्राम। और यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब कोई चीज वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रही हो तो उसमें एक्सेलरेशन कितना आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये किसके बराबर आ गया? पहले डिफाइन कर लें 1 किलोग्राम वेट कितना होता है। 1 किलोग्राम वेट या 1 किलोग्राम फोर्स is that much force which produces an acceleration of 9.8 meter per second square in a body of mass 1 kilogram। तो ये आ जाएगा 9.8 किलोग्राम मीटर और ये कितना होता है न्यूटन। सो 9.8 न्यूटन के बराबर आ गया। 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। चलिए अब बात करते हैं ग्राम वेट की। 1 ग्राम वेट या 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू, जब मास 1 ग्राम हो और एक्सेलरेशन कितना हो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे इसको। 1 ग्राम वेट और 1 ग्राम फोर्स is that much force which produces an acceleration of 980 centimeter per second square in a body of mass 1 ग्राम। चलिए देखें कि ये किसके बराबर आ जाएगा। ये कितना है 1 डाइन। तो ये हो गया 980। 1 ग्राम वेट किसके बराबर हो गया 980 डाइन के। अब दरअसल एसआई में जो फोर्स का यूनिट है वो भी फोर्स का एब्सोल्यूट यूनिट भी न्यूटन है और फोर्स का ग्रेविटेशनल यूनिट भी न्यूटन है। दरअसल ग्रेविटेशनल यूनिट्स जो हैं वो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। आइए इसको कैसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सरफेस है और इसके ऊपर एक मास 2 kg। अब 2 kg इज इक्वल टू m इंटू जी। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हो गया 2 इंटू 9.8 कितना हो गया 19.6 न्यूटन। तो इतना फोर्स। अब कहें कि भाई इस सरफेस के ऊपर फोर्स लग रहा है 19.6 न्यूटन।
तो लेमैन की समझ में, आम आदमी की समझ में ये नहीं आता, लेकिन उसकी समझ में ये आता है कि मास कितना रखा है। ही अंडरस्टैंड्स कि 2 किलोग्राम, लेकिन 2 किलोग्राम कहें तो ये फोर्स नहीं है, तो क्या कह देते हैं 2 किलोग्राम वेट या 2 किलोग्राम फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल यूनिट्स जो हैं ये हैं वेट की मेजरमेंट के लिए, वेट को बताने के लिए। अदरवाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ये कन्वर्ट होते हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स में, और एब्सोल्यूट यूनिट्स ही यूज होते हैं। चलिए अब बात करते हैं consequences of न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। Number 1, F is equal to m into A according to Newton's second law of motion. If A is equal to 0, then F is equal to 0. A 0 का क्या मतलब हुआ? Change in velocity is 0. Change in velocity 0 means velocity of the body is uniform. It means if a body is to move in uniform velocity with uniform velocity along a straight line, then force required, no force is required. So you can write no force is required to move a body uniformly along a straight line. चलिए नंबर 2 पर बात करते हैं। Accelerated motion is always due to an external force. Again F is equal to m into A. अब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने का मतलब कि देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब? आइदर चेंज इन स्पीड और चेंज इन डायरेक्शन और चेंज इन बोथ speed and direction. It means for accelerated motion force is required. क्यों? क्योंकि change in speed है तब भी force चाहिए, change in direction है तब भी force चाहिए, और दोनों में change है तब भी force चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि accelerated motion is always due to an external force. चलिए तीसरा कंसिक्वेंस बात करते हैं, मेजरमेंट ऑफ फोर्स। Newton's second law of motion helps us to measure the force. F is equal to m into A. F is equal to m into dv by dt. dv क्या है? Small change in velocity in small time dt. If we know m, then we can measure dv in small time dt and we can measure f. मतलब कि measurement of force possible है कब? हमें m पता हो और हमें small change in velocity पता हो in small time dt. तो we can measure force. Concept of inertial mass. This concept came due to Newton's second law of motion. F is equal to m into A. यहाँ से A कितना आ गया? F over m. Now if m is large, A is small.
If m is small, a is large. Means mass is a measure of opposition offered by the body to the change in velocity. Means mass is a measure of inertia. And mass measured in terms of inertia is called inertial mass. We can also say mass measured in terms of Newton's second law of motion is called inertial mass. We can write like this: F is equal to mi inertial mass into acceleration a. If a is equal to 1 unit, then F is equal to mi. So we can define mi, inertial mass. Inertial mass is equal to force required to produce unit acceleration in the body. Next consequence, Newton's second law of motion is a vector law. So it has three equations. F is equal to ma के तीन कंपोनेंट्स लिख सकते हैं. कौन कौन से? Fx, Fy and Fz. Fx is equal to mass into ax. Ax is the component of acceleration along x-axis. इसको लिख सकते हैं m ay. Ay is the component of acceleration along y-axis. और इसको लिख सकते हैं m into az, where az is the component of acceleration along z-axis. अब मान लीजिए कि force is not parallel to velocity. Say this is velocity. Force is acting at some angle with velocity. It is making angle theta with velocity. Component of velocity in this direction will be v cos theta. Now, force will bring about a change in v cos theta only. That component will change because of force which is in direction of force. The other component normal to v cos theta. This component which will be perpendicular to v cos theta, that is v sin theta, will remain unchanged. Force will not have any effect on v sin theta, will not change it. Next consequence is that Newton's second law of motion is applicable to point particle or point object. Force F acts on a point particle and acceleration is produced in that point particle. Well, Newton's second law is applied in rigid body also. In that case, we assume that the whole mass of the rigid body is concentrated at a point. That point is called center of mass. Here, the force acts on center of mass and the center of mass moves with acceleration a. These things we will study in next chapters. So now let us solve a numerical problem. लिखिए ज़रा. A force of 0.04 Newton acts upon a body. As a result, the speed of the body changes from 0.30 meter per second
20.10 meter per second in passing through a certain distance. Find the distance if the mass of the body is 1 kilogram. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. फोर्स कितना बताया इसमें? किसी चीज पर फोर्स लग रहा है 0.04 न्यूटन. अब इनिशियल वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू 0.30 मीटर पर सेकेंड. आप इसको u भी ले सकते हैं. फाइनल वेलोसिटी 0.10 मीटर पर सेकेंड. मास ऑफ द बॉडी दिया है 1 किलोग्राम. क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. अब अगर ध्यान से देखें तो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है. फाइनल वेलोसिटी इज स्मॉलर देन द इनिशियल वेलोसिटी. इट मीन्स दिस फोर्स इज ए रिटार्डिंग फोर्स. अगर ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है तो फोर्स किधर लग रहा है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. फोर्स इस तरफ लग रहा है. अब क्या है कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन में कितना एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री. इस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट होगा F cos 180 और ये कितना आ जाएगा? F इंटू -1. cos 180 इज -1 इक्वल टू -F. मतलब कि जो फोर्स है वो -0.04 न्यूटन. अब आप यहाँ से F इज इक्वल टू m इंटू ए से क्या निकाल लें? एक्सेलरेशन निकाल लें. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F ओवर m. m कितना दिया है? 1 kg और फोर्स कितना? 0.04 न्यूटन. तो कितना आ गया एक्सेलरेशन? -0.04 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? रिटार्डेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन. चलिए अब देखें. अब हम लगाएंगे फॉर्मूला v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as. 2as इज इक्वल टू v2 स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर. v2 स्क्वेयर माइनस v1 स्क्वेयर. s इज इक्वल टू v2 स्क्वेयर माइनस v1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 इंटू a. तो s कितना आ जाएगा? v2 कितना है? 0.10 स्क्वेयर ऑफ इट माइनस 0.30 इट्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 इंटू माइनस 0.04 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. अब देखिए कि इसको सॉल्व करके s इज इक्वल टू 0.01 इसका जब स्क्वायर किया -0.09 डिवाइडेड बाय इसको मल्टीप्लाई किया -0.04. ये माइनस करके आ जाएगा 0.080. 2 से मल्टीप्लाई होकर के ये हो जाएगा 0.08. माइनस साइन ऊपर भी है और नीचे भी. s इज इक्वल टू 1 मीटर. तो बच्चों इस तरीके से पूरे इस टॉपिक को समझ लीजिए. स्टेटमेंट आ जाती है. क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. डिड्यूस द इक्वेशन F इज इक्वल टू m इंटू a and hence define 1 Newton.
कई बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो बुक में जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दी हैं उनको आप सॉल्व करिए। थैंक यू।